नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। परसों खबर थी कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अमेरिका की 250वीं मिलिट्री परेड में बतौर अतिथि बुलाया गया। इस झूठी खबर को अमेरिका ने खारिज किया है। साथ ही जो मिलिट्री परेड कल हुई उसमें असीम मुनीर तो कहीं नहीं दिखे, लेकिन कांग्रेस की उछलती इज्जत जरूर दिख रही थी, क्योंकि असीम मुनीर के अमेरिका में अतिथि होने से कांग्रेस उच्च स्तर का आनंद पा रही थी। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर कतई भड़ास निकाल ली। लेकिन अब जब असीम मुनीर की खबर की सच्चाई सामने आई है, क्या जयराम रमेश अपने शब्द वापस लेंगे? बिल्कुल नहीं। भारत की राजनीति में सच्चाई सामने आने पर माफी मांगना अपना भविष्य धूमिल करने के समान देखा जाता है। वो बात अलग है कि राहुल गांधी कोर्ट में अपने हर आड़े टेढ़े बयान पर माफी मांगते रहते हैं और अपने भविष्य को धूमिल करते रहते हैं। कुछ दिनों से खान मार्केट गैंग और पत्तलकार मीडिया से एक सुर काफी उठ रहा था कि कनाडा में होने वाली G7 की बैठक के लिए भारत को नहीं बुलाया गया। इस इंफॉर्मेशन से बोराई कांग्रेस पीएम मोदी पर हमले करने लगी। जयराम रमेश ने कहा कि 2014 से पहले जब G8 हुआ करता था तब प्रधानमंत्री MMS को बुलाया जाता था और 2014 के बाद भारत को लगातार बुलाया गया, लेकिन अब पहली बार है कि मोदी जी को वैश्विक स्तर पर किसी भी बैठक में बुलाया नहीं जा रहा। ये कांग्रेस के नेता होने की पहली शर्त होती है कि या तो आपको मूर्ख होना चाहिए या फिर आपको जनता को मूर्ख बनाने आना चाहिए। जयराम रमेश अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को गोल कर गए कि भारत को सबसे पहला G8 इनविटेशन 2003 में मिला था, वो भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, जो आगे 2008 तक लगातार भेजा गया। और वो इसीलिए भेजा गया क्योंकि G8 में असल में G8 प्लस बनाया गया था, यानी 5 बड़े देशों को इस बैठक में बुलाना इसकी कार्यकारिणी का भाग था। लेकिन जैसे ही G8 का G7 हुआ, वैसे ही मनमोहन सिंह जी को इस बैठक में न्योता आना ही बंद हो गया। 2019 में नरेंद्र मोदी भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री हुए, तभी से लगातार G7 का न्योता उन्हें मिल रहा है और इस बार भी प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए साइप्रस और कनाडा के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी को अनेकों देशों से बैठकों और संघीय कार्यक्रमों के न्योते आते रहते हैं। उसकी 2 वजह है, एक कि वो भारत के प्रधानमंत्री है, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरी वजह ये कि देश की 27 करोड़ जनता को भीषण दरिद्रता, खराब सैनिटेशन व्यवस्था और अति पिछड़ी प्रशासकीय व्यवस्था से बाहर निकालकर उन्होंने जो पुरुषार्थ दिखाया है, उनको मिलने वाले न्योते या तो भारत के प्रतिनिधि के तौर पर मिलते हैं या फिर उनके दिखाए पुरुषार्थ पर। ये कोई कांग्रेस की कमाई नहीं है। अब बात करें G7 न्योते की, न मिला होता तो क्या होता? कोई बड़ी बात नहीं होती। कनाडा में भारतीय हिंदुओं पर होने वाले नस्लवादी हमले और निज्जर के कत्ल के इल्ज़ाम के कारण भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्ते वैसे भी खराब हो चुके हैं। इस बार G7 की मेज़बानी भी कनाडा ही कर रहा है, इसलिए भारत को बुलाना या ना बुलाना ये पूरी तरह से कनाडा की नीति होनी चाहिए। फिर जिस देश के साथ कूटनीतिक रिश्ते खराब हो चुके हैं उससे अपेक्षा ही क्यों करना? और अब जब G7 का न्योता मिला है तो कांग्रेस और जयराम रमेश कह रहे हैं कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए, कनाडा क्यों जा रहे हो? भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले इन्हें इंदिरा गांधी याद आ रही थी। जब शुरू किया तो पाकिस्तान पर हमले भी किए और कांग्रेसी गाना गाने लगे कि युद्ध मत करो। जब युद्ध रोका तो फिर इंदिरा गांधी फिर याद आने लग गई, कहने लगे सरेंडर कर दिया। अब जयराम रमेश कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ चलने वाला संघर्ष ट्रंप ने रोका, ऐसा वो 14 बार कह चुके हैं, तो मोदी जी को आकर इसे नकारना चाहिए। कांग्रेसी किसी तरह से बस इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम घोषित किया, जिससे उन्हें मानसिक संतुष्टि मिलेगी। सदन में 2-4 गोल करने को मिल जाएंगे कि मोदी ट्रंप की बात सुनकर देश चलाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह, जॉर्ज सोरस के डायरेक्शन से चलाया करते थे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करते रहे हैं कि भारत में राफेल गिराए गए। भारत ने कहा कि नहीं गिराए, लेकिन कांग्रेसी तभी से लगे हुए हैं कि राफेल गिराए गए, और गिराए गए कितने हैं, उनकी संख्या बताओ। आज राफेल बनाने वाली डसॉल्ट कंपनी के CEO एरिक टेपियर ने ये बात भी साफ कर दी कि भारत ने संघर्ष के दौरान कोई भी राफेल विमान नहीं खोया।
भारतीय आर्मी की पाकिस्तान के साथ संघर्ष में होने वाली क्षति से अगर कोई खेमा खुश होता है तो उस खेमे में पाकिस्तान और चीन के बाद कांग्रेसियों का होना होता ही है। ये बात बड़े अचरज की है कि भारत को मिलने वाली क्षति से ऐसी पार्टी खुश हो रही है जिसकी देश पर 60 वर्षों तक सत्ता थी। राफेल नहीं गिरा है, कांग्रेस की सोच गिरी हुई है। और अब भारतीय इतने होशियार हो चुके हैं कि भारत से नफरत करने वालों को वो फिर एक बार सत्ता में नहीं बिठाएंगे। राहुल गांधी अपने साथ शशि थरूर, सचिन पायलट जैसे बुद्धिमान नेताओं को नहीं रखते, इसलिए उनका मुंह हमेशा कीचड़ से भर जाता है। जैसे लोग आपके आसपास होते हैं वैसे आप भी बन जाते हैं। अगर आपके आसपास बुद्धिमान और विद्वान लोग होंगे तो आप भी विद्वान होंगे। राहुल गांधी जी के आसपास मूर्खों का जमघट लगा होता है, फिर तो उसमें बुद्धिमानी की अपेक्षा करना गधे को सींग आने की अपेक्षा करने के समान है। सैम पित्रोदा, पवन खेरा, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, मल्लिकार्जुन खड़गे, उदित राज, ये सब मूर्खों के सरदार है जो राहुल गांधी के आसपास घूमते रहते हैं। इनमें राहुल गांधी के सबसे करीब यही जयराम रमेश होते हैं। राहुल गांधी क्या बोलेंगे, क्या खोलेंगे, कहाँ जाएंगे, इन बातों के निर्णय यही जयराम रमेश लेते हैं। अगर राहुल गांधी कोई भूमिका लेते हैं तो उसमें जयराम रमेश का योगदान होता ही है। इसलिए कांग्रेस की बर्बादी के लिए जितना राहुल गांधी को जिम्मेदार माना जाना चाहिए उतना ही जयराम रमेश और इन सभी मूर्खों के सरदारों को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए। आपको क्या लगता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।